व्यवस्थित करना है। धारा 10 पंजीकरण के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। यह धारा बताती है कि एक ट्रेड यूनियन को कानूनी रूप से कैसे दर्ज कराया जा सकता है। न्यूनतम सदस्य, किसी भी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए कम से कम 7 सदस्यों का होना अनिवार्य है। यह नियम पुराने ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 से लिया गया है। अतिरिक्त शर्त, आवेदन की तारीख पर यूनियन में उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के कम से कम 10% कर्मचारी या 100 कर्मचारी, जो भी कम हो, सदस्य होने चाहिए। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन रजिस्ट्रार सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य माध्यम से दिया जा सकता है। आवेदन के साथ एक हल्फनामा, यूनियन के नियमों की एक प्रति और सदस्यों द्वारा पारित एक प्रस्ताव भी जमा करना होता है, जिसमें नियमों को अपनाने और आवेदन करने का अधिकार दिया गया हो। उदाहरण, मान लीजिए एक कपड़ा मिल में 1000 कर्मचारी काम करते हैं। वे अपनी समस्याओं को प्रबंधन तक पहुंचाने के लिए एक यूनियन बनाना चाहते हैं। इसके लिए कम से कम 100 कर्मचारियों 1000 का 10% को सदस्य बनना होगा और उनमें से कम 7 लोग मिलकर रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे। धारा 11 पंजीकरण आवेदन पर रजिस्ट्रार की शक्तियां, रजिस्ट्रार्स पावर्स। जब रजिस्ट्रार को आवेदन मिलता है तो वह एक जांचकर्ता की भूमिका निभाता है। दस्तावेजों की जांच, वह सभी कागजात जैसे नियमों की सूची और सदस्यों का विवरण की जांच करता है। नाम का सत्यापन, रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तावित नाम इसी पहले से पंजीकृत यूनियन जैसा या भ्रामक न हो। यदि ऐसा है तो वह नाम बदलने के लिए कह सकता है। अस्वीकृति का अधिकार, यदि आवेदन अधूरा है, नियम कानून के विरुद्ध है या यूनियन का उद्देश्य अवैध है तो रजिस्ट्रार आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। कहानी, रजिस्ट्रार एक स्कूल के प्रिंसिपल की तरह है। जैसे प्रिंसिपल दाखिले से पहले छात्र के सभी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की मार्कशीट जांचता है, वैसे ही रजिस्ट्रार यूनियन को पंजीकृत करने से पहले उसकी हर जानकारी को सत्यापित करता है। धारा 12 ट्रेड यूनियन का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। यदि रजिस्ट्रार सभी दस्तावेजों और शर्तों से संतुष्ट हो जाता है तो वह यूनियन को पंजीकरण का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी करता है। कानूनी पहचान, यह प्रमाण पत्र यूनियन को एक कानूनी व्यक्ति बना देता है। इसके बाद यूनियन अपने नाम पर संपत्ति खरीद या बेच सकती है, किसी के साथ अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और अदालत में मुकदमा कर सकती है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है। धारा 13 पंजीकरण को रद्द करना या वापस लेना, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार कुछ विशेष परिस्थितियों में यूनियन का पंजीकरण रद्द कर सकता है। यदि पंजीकरण धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर कराया गया हो, यदि यूनियन के सदस्य न्यूनतम आवश्यक संख्या से कम हो जाएं, यदि यूनियन अपने ही बनाए नियमों का लगातार उल्लंघन करे, यदि यूनियन किसी अवैध काम में लिप्त हो। प्रक्रिया, पंजीकरण रद्द करने से पहले रजिस्ट्रार यूनियन को एक नोटिस भेजता है और अपना पक्ष रखने का मौका देता है। धारा 14 से 17 प्रशासनिक प्रक्रियाएं। यह धाराएं यूनियन के दिन प्रतिदिन के कामकाज से संबंधित हैं। धारा 14 पंजीकृत कार्यालय। हर यूनियन का एक पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है और बदलने पर 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा। धारा 15 नाम या पदाधिकारियों में परिवर्तन। यूनियन बहुमत सदस्यों की सहमति और रजिस्ट्रार की मंजूरी से अपना नाम बदल सकती है। धारा 16 विलय। 2 या 2 से अधिक यूनियनें अपने सदस्यों के बहुमत से आपस में मिलकर एक नई यूनियन बना सकती हैं। धारा 17 भंग होना। यदि कोई यूनियन खुद को समाप्त करना चाहती है तो वह सदस्यों के बहुमत से ऐसा कर सकती है और इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी होगी। धारा 18 निगोशिएटिंग यूनियन और निगोशिएटिंग काउंसिल। यह इस कोड का एक नया और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना और विवादों को कम करना है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि एक औद्योगिक इकाई में प्रबंधन के साथ बातचीत करने के लिए एक ही आधिकारिक निकाय हो। स्थिति 1 एक ही यूनियन। यदि किसी कंपनी में केवल एक ही ट्रेड यूनियन है तो उसे स्वतः ही एकल निगोशिएटिंग यूनियन, सोल निगोशिएटिंग यूनियन का दर्जा मिल जाएगा। स्थिति 2 एक से अधिक यूनियन, एक मजबूत। यदि एक से अधिक यूनियन है तो जिस यूनियन में कम से कम 51% कर्मचारी सदस्य होंगे उसे एकल निगोशिएटिंग यूनियन माना जाएगा। स्थिति 3 कई यूनियनें, कोई मजबूत नहीं। यदि किसी भी यूनियन के पास 51% सदस्य नहीं है तो एक निगोशिएटिंग काउंसिल का गठन किया जाएगा। इस काउंसिल में उन सभी यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जिनके पास कम से कम 20% कर्मचारी सदस्य है। उदाहरण,
एक फैक्ट्री में 1000 कर्मचारी और 3 यूनियनें हैं। यूनियन ए के 405वां सदस्य 45% है। यूनियन बी के 305वां सदस्य 35% है। यूनियन सी के 200 सदस्य 20% है। यहाँ किसी भी यूनियन के पास 51% सदस्य नहीं है। इसलिए तीनों यूनियनें मिलकर एक निगोशिएटिंग काउंसिल बनाएंगी और प्रबंधन से बातचीत करेंगी। धारा 19 और 20 यूनियन के फंड और अधिकार। धारा 19 ट्रेड यूनियन के फंड। यूनियन दो तरह के फंड रख सकती है। एक, सामान्य फंड। इसका उपयोग वेतन, कानूनी खर्च और सदस्यों के कल्याण जैसे कामों के लिए होता है। दो, राजनीतिक फंड। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होता है। कोई भी सदस्य राजनीतिक गतिविधियों के लिए दान देने या न देने के लिए स्वतंत्र है। धारा 20 दीवानी मुकदमों से छूट। यह ट्रेड यूनियनों का एक ऐतिहासिक अधिकार है। यदि कोई यूनियन शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल या कोई अन्य औद्योगिक कार्रवाई करती है तो उस पर नुकसान के लिए दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह छूट केवल सद्भावनापूर्ण गुड फेथ गतिविधियों पर लागू होती है, हिंसा या धमकी पर नहीं। धारा 21 से 28 अनुपालन और दंड, कंप्लायंस एंड पेनल्टीज। ये धाराएं यूनियन के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। धारा 21 और 22 खाते और निरीक्षण। यूनियन को अपने खातों का सही हिसाब रखना होगा और उनका वार्षिक ऑडिट कराना अनिवार्य है। कोई भी सदस्य इन खातों का निरीक्षण कर सकता है। धारा 23 पदाधिकारी। यूनियन के अधिकांश पदाधिकारी ऑफिस बेयरर्स उस उद्योग में काम करने वाले वास्तविक कर्मचारी होने चाहिए ताकि बाहरी लोगों का दखल सीमित रहे। धारा 24 सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु। यूनियन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और पदाधिकारी बनने के लिए 18 वर्ष है। धारा 25 से 28 दंड और रिटर्न। गलत जानकारी देने, झूठे दस्तावेज जमा करने या वार्षिक रिटर्न जैसे खातों की रिपोर्ट, सदस्यों की सूची रजिस्ट्रार को समय पर न भेजने पर दंड का प्रावधान है।